उनके सामने फैला था प्रशांत महासागर, नीला और अनंत। सोफिया, जिसका चेहरा धूप और समुद्र की नमी से झुलसा हुआ था, ने अपना गॉगल ठीक किया। वो एक रिसर्च टीम की लीडर थी जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के पास ग्रेट व्हाइट शार्क्स के माइग्रेशन पैटर्न पर स्टडी कर रही थी। प्लास्टिक की बदबू हवा में घुली हुई थी, इंसानों की लापरवाही की एक निशानी। आज उनका सब्जेक्ट एक विशाल मादा शार्क थी जिसे महीनों से टैग और मॉनिटर किया जा रहा था। उन्होंने उसे लिलिथ नाम दिया था। सोफिया के मन में इन खतरनाक शार्क्स के लिए एक अजीब सा सम्मान था, लेकिन आज कुछ अजीब लग रहा था। पानी बहुत शांत था, हवा भी। अचानक पानी उछला। एक विशालकाय आकृति, किसी भी ग्रेट व्हाइट से बड़ी जो सोफिया ने कभी देखी थी, पानी की सतह से ऊपर आई। ये कोई आम शार्क नहीं थी। इसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं और इसके जबड़े रेजर जैसे तेज दांतों से भरे थे। टीम डर के मारे देखती रही जैसे उस जीव ने अविश्वसनीय गति और फुर्ती के साथ उनके छोटे से रिसर्च वेसल पर हमला कर दिया। सोफिया केवल देख सकती थी, डर से जकड़ी हुई, जैसे वो विशालकाय शार्क, जिसे अब लिलिथ के नाम से जाना जाता है, नाव के पतवार को फाड़ रही थी। पानी लाल रंग से रंग गया। उसके साथियों की चीखें एक एक करके बंद हो गईं। सोफिया मलबे के एक टुकड़े से चिपकी हुई अकेली बची थी। हमले के 3 साल बीत चुके थे। उस दिन की याद, लिलिथ के हमले का खौफ सोफिया को सताता रहा। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, पेरिस में अपनी जिंदगी फिर से बनाने की, उस समुद्र से दूर जो इतना दर्द देता था। लेकिन समुद्र और उसके रहस्य उसे वापस खींच ही लाते थे। वो बिना रुके लगातार मरीन बायोलॉजी की पढ़ाई करती रही, इस जरूरत से प्रेरित होकर कि वो समझे कि लिलिथ कैसे बनी। उसकी रिसर्च म्यूटेशन की ओर इशारा करती थी, जो शायद ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के प्रदूषण की वजह से हुआ था। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसे एक सदमे में जी रही वैज्ञानिक करार दिया गया। उसकी चेतावनियों को एक टूटी हुई महिला की बकवास समझा गया। फिर खबरें आने लगी, फ्रांसीसी तट के मछुआरों से फुसफुसाते हुए, चमकती आंखों वाली एक विशाल शार्क को देखे जाने की खबरें। सोफिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लिलिथ अब उसके अतीत का एक बुरा सपना नहीं थी, वो असली थी और वो पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। सोफिया जानती थी कि वो चुप नहीं रह सकती। दुनिया को लिलिथ के बारे में जानने की जरूरत थी, उस खतरे के बारे में जो वो पैदा कर सकती थी। लेकिन क्या कोई सुनेगा? और अगर सुने भी, तो क्या ये उस विशालकाय जीव को रोकने के लिए काफी होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? पेरिस के सूरज के नीचे चमकती सीन नदी प्रशांत की विशालता से बहुत अलग थी। फिर भी सोफिया यहाँ थी, पानी को घूर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मछलियों के असामान्य व्यवहार की खबरें, शहर के मछुआरों के अंडरग्राउंड नेटवर्क की फुसफुसाहट के साथ, सभी एक ही भयानक संभावना की ओर इशारा कर रही थी। लिलिथ सीन नदी तक पहुंच गई थी। सोफिया ने अधिकारियों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उसकी चिंताओं का सामना संदेह और नौकरशाही उदासीनता से हुआ। सीन में एक शार्क? बेतुका, उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन सोफिया बेहतर जानती थी। उसने उस विशालकाय जीव को अपनी आंखों से देखा था। वो जानती थी कि लिलिथ क्या करने में सक्षम है। निराशा उसे खाए जा रही थी। उसे सबूत चाहिए था, ठोस सबूत, अगर उसे किसी को मनाना है। अपने पुराने दोस्त आदिल, एक कुशल इंजीनियर के साथ उसने एक योजना बनाना शुरू किया। वे लिलिथ की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, जो एडवांस्ड सोनार और कैमरों से लैस होंगे। उन्हें जल्दी से काम करना था। लिलिथ जितनी देर तक अनदेखी रहेगी, शहर के लिए उतना ही बड़ा खतरा होगा। समय निकल रहा था। सोफिया और आदिल के डर सच हो गए। उनके अस्थायी सोनार सिस्टम ने लिलिथ के विशिष्ट बायो सिग्नेचर को पकड़ लिया, जिससे सीन में उसकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। जीव बहुत बड़ा था, सोफिया की याद से भी बड़ा। लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं थी। लिलिथ गर्भवती थी। इसके निहितार्थ भयानक थे। म्यूटेंट शार्क का एक पूरा समूह पेरिस के बीच में पैदा हुआ। सोफिया जानती थी कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी, और निर्णायक रूप से। लेकिन आप लिलिथ जैसे जीव को बिना लोगों में दहशत फैलाए और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाए कैसे खत्म कर सकते हैं? इस बीच पेरिस शहर अपने वार्षिक ट्रायथलॉन की तैयारी कर रहा था, एक ऐसा आयोजन जो हजारों एथलीटों और दर्शकों को सीन के तट पर लाता है। सोफिया, हमें फैसला करना होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सोफिया के सामने एक असंभव चुनाव था, चुप रहना और खून खराबे का जोखिम उठाना, या अधिकारियों को सचेत करना और अफरा तफरी मचाने का जोखिम उठाना। सेक्शन 5 टीम को इकट्ठा करना। सोफिया जानती थी कि वो ये अकेले नहीं कर सकती। उसे मदद की जरूरत थी, ऐसे लोगों की जिन पर वो भरोसा कर सके, ऐसे लोग जिनके पास असंभव का सामना करने का कौशल और साहस हो। उसने अपने नेटवर्क से संपर्क किया, पुराने सहयोगियों और दोस्तों से जो उसकी कहानी जानते थे, जिन्होंने सतह के नीचे छिपे अंधेरे को देखा था। सबसे पहले मार्क था, जेंडार्मेरी नेशनल की समुद्री इकाई का एक अनुभवी व्यक्ति, जिसका चेहरा समुद्र के कहर के साथ
अनगिनत मुठभेड़ों के निशान से भरा हुआ था। फिर कैमिली थी, एक प्रतिभाशाली समुद्री जीव विज्ञानी जिसका आदर्शवाद प्राकृतिक दुनिया की व्यावहारिक समझ से गुस्सा था। और अंत में जीन पियरे था, एक अनुभवी गोताखोर, उसका शांत व्यवहार स्टील की नसों को छुपाता था। साथ में वे नायकों का एक बेमेल समूह थे जो कर्तव्य की अपनी साझा भावना और सोफिया की चेतावनियों में उनके विश्वास से एकजुट थे। वे जोखिमों को जानते थे कि उनके खिलाफ बाधाएं हैं, फिर भी वे अपने शहर को सतह के नीचे छिपे आतंक से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। रोशनी का शहर उम्मीद से धड़क रहा था। वार्षिक पेरिस ट्राइथलॉन कुछ ही दिन दूर था और शहर उत्साह से गुलजार था। दुनिया भर के एथलीट चमकीले रंग के लाइक्रा पहने सीन के किनारे वार्म अप कर रहे थे। पर्यटक और स्थानीय लोग समान रूप से पुलों पर भीड़ लगा रहे थे, तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। लेकिन उत्सव की सतह के नीचे बेचैनी की एक लहर शहर में फैल गई। सोफिया की चेतावनियों की अफवाहें लीक हो गईं, सोशल मीडिया और फुसफुसाते हुए बातचीत के माध्यम से फैल गईं। अधिकारियों ने खतरे को कम करने और सामूहिक दहशत को रोकने के बीच फंसकर असामान्य समुद्री गतिविधि के बारे में अस्पष्ट बयान जारी किए। सोफिया और उसकी टीम परछाई में काम करते हुए देखते और इंतजार करते रहे। उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया था, एक हताश जुआ जो समय, तकनीक और भाग्य की एक अच्छी खुराक पर निर्भर करता था। वे ध्वनिक संकेतों और फेरोमोन ट्रेल्स के संयोजन का उपयोग करके लिलिथ को ट्रायथलॉन के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, जिससे वह विशेष रूप से डिजाइन किए गए नियंत्रण क्षेत्र की ओर ले जाएगी। दांव इतना ऊंचा कभी नहीं था। पेरिस का भाग्य, शायद दुनिया का भी, उनके कंधों पर टिका था। ट्रायथलॉन की सुबह उज्जवल और साफ हुई। सोफिया, उसका पेट डर और एड्रेनालाइन के मिश्रण से मथ रहा था, एक छिपे हुए सुविधाजनक स्थान से देखती रही, क्योंकि शुरुआती हॉर्न बज उठा। सैकड़ों तैराक, उनके शरीर चिकने और मजबूत, सीन के ठंडे पानी में गिर पड़े। जाल बिछाया गया था। अब वे केवल प्रतीक्षा कर सकते थे और प्रार्थना कर सकते थे। आदिल ने सोनार रीडिंग पर नजर रखी। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। मार्क, उसका हाथ अपनी बाजू के पास मंडरा रहा था, पानी की सतह को बाज की तीव्रता से स्कैन कर रहा था। कैमिली, उसका चेहरा पीला लेकिन दृढ़, ध्वनिक उत्सर्जक के लिए अंतिम समय में समायोजन कर रही थी। मिनट एक अनंत काल में फैल गए। फिर आदिल बोला, उसकी आवाज तनाव से कसी हुई थी। एक सामूहिक सांस रोक ली गई। योजना काम कर रही थी, लेकिन उनकी राहत अल्पकालिक थी। सोनार स्क्रीन पर एक नया ब्लिप दिखाई दिया। ये पहले वाले से भी बड़ा था। लिलिथ अकेली नहीं थी, वो अपनी संतानों को ले आई थी। वो हिल रही है, उसने चारा ले लिया है। अफरा तफरी मच गई। एक राक्षसी आकृति जिसका गहरा आकार सतह के नीचे बमुश्किल दिखाई दे रहा था, अनसुने तैराकों से टकरा गई। चीखें हवा में फटी, किनारे पर दर्शकों के घबराए हुए चिल्लाहट के साथ मिल गई। पानी जो कभी शांत नीला था, लाल रंग में बदल गया। सोफिया डर के मारे देखती रही, क्योंकि लिलिथ, उसके विशाल जबड़े खुले हुए, पानी से फट गई। उसकी संतान उसके चारों ओर भेड़ियों की तरह घूम रही थी। नियंत्रण क्षेत्र, जिसका मतलब उन्हें फंसाना था, प्रकृति के कच्चे प्रकोप के खिलाफ बहुत अपर्याप्त लग रहा था। मार्क, उसका चेहरा गंभीर, अपने रेडियो में आदेश दे रहा था, अपनी टीम को क्षेत्र को सुरक्षित करने और बचे लोगों को निकालने के लिए तैनात कर रहा था। कैमिली, उसकी वैज्ञानिक निष्पक्षता उसके सामने आने वाले नरसंहार से बिखर गई, उल्टी करने की इच्छा से लड़ रही थी। सोफिया जानती थी कि उसे अभिनय करना है, कुछ करना है, कुछ भी, नरसंहार को रोकने के लिए। उसने आपातकालीन किट से एक फ्लेयर गन पकड़ी और पानी के किनारे की ओर दौड़ी। आकाश में निशाना लगाते हुए उसने गोली चलाई। चमक हवा में उड़ गई। नीले आकाश के खिलाफ एक उग्र लाल लकीर। ये एक संकेत था, मदद के लिए एक हताश याचिका। बाद में सब धुंधला था। आपातकालीन सेवाओं ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी। सायरन बज रहे थे, उनकी चमकती रोशनी लाल और नीले रंग में शहर के दृश्य को रंग रही थी। खबर शुरू में अविश्वास के साथ मिली, दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। पेरिस, प्यार का शहर, पर म्यूटेंट शार्क ने हमला किया था। सोफिया, उसका शरीर थकावट और एड्रेनालाइन के प्रभाव से कांप रहा था। देखती रही, क्योंकि अधिकारी, उनके चेहरे पीले और खींचे हुए, स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मरने वालों की संख्या अभी भी गिनी जा रही थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह अभूतपूर्व अनुपात की त्रासदी थी। लेकिन जब शहर शोक मना रहा था, तब भी सोफिया जानती थी कि यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। रिपोर्ट शुरू में अफवाहों के रूप में खारिज कर दी गई। दुनिया भर के अन्य तटीय शहरों से सामने आने लगी। असामान्य रूप से बड़ी शार्क को देखे जाने की खबरें वही बायोलुमिनेसेंट चमक प्रदर्शित करती है जो लिलिथ के बच्चों को चिह्नित करती है। म्यूटेंट शार्क फैल रही थी और दुनिया अभी भी पेरिस में हुई भयावहता से जूझ रही है।
उस वैश्विक खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी जो जल्द ही सामने आने वाला था।